नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। पीछे की वीडियो में हम बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में देख चुके हैं। आज हम जानेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कई प्रावधान किए गए थे, जिसमें एक ये भी था कि बंगाल के अब गवर्नर जनरल जो होंगे वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। अब पहले से अब में थोड़ा एक तकनीकी रूप से बदलाव आ गया। तकनीकी रूप से ये बदलाव आया कि पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उनका जो दायरा होता था सिर्फ बंगाल तक सीमित होता था। हालांकि उनके अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी आते थे, परंतु अब क्या चेंज आया कि जो गवर्नर जनरल होंगे वो भारत के होंगे और उनका समान रूप से पूरे भारत वर्ष का वो नेतृत्व करेंगे, अर्थात उनके अधीन पूरे भारत वर्ष आएगा, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो, बम्बई प्रेसिडेंसी हो या कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो ये बदलाव आया। पहले जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए थे। तो इन्हीं से हम आज शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा कि जो भी गवर्नर या गवर्नर जनरल होते थे तो अपने क्षेत्र के जो प्रेसिडेंसी होती थी उस क्षेत्र के जो फैक्ट्री अध्यक्ष होते थे वही गवर्नर होते थे। बाद के समय में बंगाल में वही गवर्नर जनरल कहलाए और अब वही फैक्ट्री अध्यक्ष जो है अब फैक्ट्री अध्यक्ष नहीं रह के अब वो पूरी तरीके से एक प्रशासनिक पद बन गया और इनका मुख्य जो काम है वो एक तरीके से कह लें कि शासन और प्रशासन का काम हो गया। व्यापार के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था बनाई गई। हालांकि व्यापार भी इनके अंतर्गत आता था, लेकिन इनकी प्राथमिकता में जो है वो आ गई भारत का शासन और प्रशासन। और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रेसिडेंसियों के लिए तो गवर्नर थे, उन पे मुख्य रूप से जिम्मेवारी थी व्यापार का अपने अपने प्रेसिडेंसी में। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए बाद में ये भी प्रावधान किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का कि भारत के जो गवर्नर जनरल होंगे वो बंगाल के गवर्नर नहीं होंगे। तो वैसी स्थिति में उन पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया। तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रावधान किया गया था, जो कि बाद के वर्षों में आया। वो 1853 में आया लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद। तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग से। तो इनके बारे में जानने से पहले 1833 के एक्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था कि वो किस प्रकार का एक्ट था। तो उसमें मुख्य रूप से सुधारवादी कामों पे ज़्यादा जोर दिया गया था और पूरे भारत में, अर्थात जब कंपनी का शासन चला या बाद में ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ स्थापित हुआ, तो जितने भी एक्ट आए उसमें से 1833 के चार्टर एक्ट को सबसे बढ़िया माना जाता है। और इस समय का जो काल है, खास करके 1830 से लेके 1848 तक का जो समय है, इस समय में बहुत सारे सुधार और विकास के कार्य हुए और इसमें जो है कंपनी बहुत ज़्यादा अपने विस्तार को बढ़ावा नहीं दी, आक्रामक नीति नहीं अपनाती है। तो ज़्यादा सुधार के कार्य और विकास के कार्य, शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। तो ये इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और इससे एक फायदा कंपनी को भी हुआ। कंपनी को ये फायदा हुआ कि उनका अब सारा ध्यान विकास पे था और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा वसूल करने में था। कंपनी को कैसे ज़्यादा फायदा हो आर्थिक रूप से, तो उसमें उनका ज़्यादा जोर रहा और उसी पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। तो हम जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय के और इनके मुख्य कार्यों को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1835 तक का इनका कार्यकाल होता है। पहले 1803 ईस्वी में ये मद्रास के गवर्नर रह चुके थे, अर्थात भारत से ये अच्छी तरीके से परिचित थे। इसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है
तो दो रूपों में होता है, एक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में और फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। तो 28 से लेकर 33 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। अर्थात कह लें तो विलियम बेंटिंग जो है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत के पहले गवर्नर जनरल। इसके बाद 1806 में इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है बेलोर का सैनिक विद्रोह। इसको हम लोगों ने देखा हुआ है कि बेलोर में सैनिकों का एक विद्रोह हुआ था जिसे कि दबा भी दिया गया था। तो उसमें इस घटना में वहाँ के सेनापति की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसी ने आदेश जारी किया था कि सैनिकों को कड़ा नहीं पहनना है, तिलक नहीं लगाना है। तो इन सब बातों को वहाँ के जो भारतीय सैनिक थे अपने धर्म पर उन्होंने एक हमले की तरह इसे लिया और एक विद्रोह हुआ जिसे बेलोर के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं तो विलियम बेंटिंग सबसे ज़्यादा उदार व्यक्ति थे और इनका सबसे ज़्यादा सुधारों पे ज़्यादा जोर था। समाज में जो भी कुरीतियाँ मौजूद थी, जो भी सामाजिक दोष थे, उनको इन्होंने दूर करने का पूरा प्रयास किया। और इनके समय को अर्थात इनके काल को जब तक ये रहे उसके शांति और सुधार का पीरियड भी कहा जाता है, शांति और सुधार का काल भी कहा जाता है। तो कौन कौन से सुधार के कार्य किए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाया। इसके लिए राजा राम मोहन राय का इन्होंने सहयोग लिया। उनका एक पहले से राजा राम मोहन का अभियान चल रहा था कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी तो उनकी भाभी जो होती है सो वो सती हो जाती है। तो उस घटना के बाद राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरुद्ध एक अभियान छेड़ते हैं और बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी उसी नेचर के व्यक्ति आ जाते हैं, सुधारवादी प्रकृति के होते हैं। तो सती प्रथा पे इन्होंने रोक लगाया। इस कानून को सबसे पहले सीमित क्षेत्रों में लगाया गया था, सबसे पहले बंगाल में इसे लगाया गया था और बाद में 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद 1830 में ही ठगी प्रथा का अंत हुआ। पहले के समय में क्या होता था कि ठगी बहुत जोरों पे चलता था। बहुत सारे लोग ठग थे जो लोगों को ठगा करते थे, तो उससे आम जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो इसको इन्होंने दूर किया, ठगी प्रथा को अंत किया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे कर्नल स्लीमन और इन्हीं के नेतृत्व में ठगी प्रथा का समापन किया गया, खत्म किया गया। अन्य जो सामाजिक दोष थे वो कौन कौन से थे जिसको कि इन्होंने दूर करने का प्रयास किया, परंतु इनके समय में ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया। तो वैसे जो दोष थे वो थे नरबली प्रथा। कुछ जो जनजातियां थी भारत में जिसमें कि नर बलि की प्रथा चल रही थी, तो इसको भी समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया था। शिशु हत्या, खास करके राजपूतों में ये समस्या थी, इसे भी दूर करने का प्रयास किया। एक दास प्रथा, बहुत पुरानी एक प्रथा थी, बहुत पुराने समय से चल रहा था, दास रखे जाते थे। आपने पढ़ा होगा कि तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत बड़ी संख्या में दास रखे जाते थे। सबसे ज़्यादा दास तुगलक के समय में ही थे। तो वो एक चली आ रही थी, वो प्रथा के रूप में एक विकसित हो चुकी थी। तो उस दास प्रथा को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। फिर नौकरी में जो भेदभाव किए जाते थे, नौकरी के चयन में जो भेदभाव जो भी होते थे, तो उस भेदभाव को भी इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद एक और धर्म परिवर्तन से संपत्ति में हिस्सा खत्म नहीं की, ऐसा प्रावधान किया गया। ऐसा होता था कि बहुत सारे जो हिंदू लोग थे ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे या पहले के समय में हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते थे। तो वैसी स्थिति में उनका संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता था। तो उस सामाजिक दोष को इन्होंने दूर किया। इन्होंने एक प्रावधान किया कि भारतीयों को भी उच्च पदों पर पहुंचने का मौका मिले।
पहले क्या होता था कि कंपनी की नौकरी में भारतीय भी रखे जाते थे, परंतु ज़्यादातर भारतीय जो थे वो नीचे के पद पर, क्लर्क और इस तरीके के जो पद होते थे उन्हीं पदों पर नियुक्त होते थे। उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति को एक तरीके से रोका गया था, गैर लिखित तरीके से ही सही था, ऐसा कोई लिखित प्रावधान तो नहीं था कि उन्हें रोका जाएगा, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि भारतीय उच्च पद पे नहीं पहुंच पाते थे। तो इन्होंने यह प्रयास किया कि भारतीय भी उच्च पदों पर पहुंचे और उनकी नियुक्ति भी होने लगी। इनका समय ऐसा था, भारतीय लोग विलियम बेंटिंक से इतना ज़्यादा प्रभावित थे, इतना ज़्यादा इनको सम्मान और इज्जत देते थे कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो कि स्वेच्छा से अपने को ब्रिटिश राज में विलय कर लिया। तो वैसे कौन कौन से राज्य थे वो जान लेते हैं। 1831 में मैसूर ने विलय किया, 1832 में कछार और जयंतिया, 1834 में कुर्ग। 1834 में ही इन्होंने एक आगरा प्रांत का गठन किया था। तो ये कुछ इनके राजनीतिक कार्य थे। बचत को इन्होंने बढ़ावा दिया, साथ में लगान व्यवस्था में भी सुधार किए। जो लगान व्यवस्था में बहुत सारे दोष थे, चले आ रहे थे, खास करके भूमि कर से संबंधित, किसानों से वसूली से संबंधित, तो जो भी उसमें कमियां थी उन कमियों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और इनका यह भी प्रयास था कि किसान और जमींदार दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खाई थी। जमींदारों को एक शोषक के रूप में देखा जाता था और उनका रवैया भी जमींदारों का ऐसा ही होता था। तो किसानों और जमींदारों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी। तो उस खाई को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया और बहुत हद तक ये सफल भी रहे, क्योंकि कृषि को अगर बढ़ावा देना है, उपज को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए दोनों में समन्वय होना जरूरी है। तो वो समन्वय स्थापित करने का काम इन्होंने किया। और कौन कौन से काम किए, तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इनका ये मानना था कि जनता और शासन दोनों जो है एक दूसरे से घुल मिल कर चलना चाहिए। जनता को शासन से क्या परेशानियां हैं ये चीजें खुलकर बतलानी चाहिए। और यही कारण है कि ये प्रेस की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे और इस पर इन्होंने काम भी किया। प्रेस को स्वतंत्र करने के लिए इन्होंने नियम भी बनाए, कानून भी लेकर आए। हालांकि वो कानून जो है इनके जाने के बाद आता है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता पर इन्होंने काम किया था और बहुत सीरियसली काम किया था। इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया, साथ में इलाहाबाद में ही एक सदर अदालत की स्थापना की गई जिसमें दीवानी मामले भी देखे जाते थे और फौजदारी के जो मामले थे उसके लिए कमिश्नरी में कोर्ट गठित किए गए थे। शिक्षा के विकास के लिए भी इन्होंने काम किया था, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के विकास के लिए एक लॉर्ड मैकाले थे, वो उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई थी। तो वो काम इन्हीं के समय में हुआ था। और मैकाले को कहा जाता है भारत के मनु। इन्होंने शिक्षा पर बहुत बड़ी अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके अनुसार से काम शुरू हुआ था। एक स्मरण पत्र आया था जिसमें हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा के किस तरीके से दी जाए उस बात को बतलाया गया था। तो उसमें यह कहा गया था कि हायर एजुकेशन जो भी हो उसके लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाना चाहिए और वैसा ही किया गया। 1835 में ही कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की इन्होंने आधारशिला रखवाई और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखवाई। यही रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आज के समय में आईआईटी रुड़की के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी आधारशिला विलियम बेंटिंक ने रखी थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि विलियम बेंटिंक के जितने भी काम हैं वो सुधारात्मक कार्य हैं। इनका जो साम्राज्य विस्तार के हिसाब से इन्होंने कोई वैसा काम नहीं किया है और ये बहुत अच्छे गवर्नर जनरल थे, भारतीयों के लिए ये सोचते थे और बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं।
प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कानून बनाने का काम शुरू किया था। हालांकि वो जैसे ही जाते हैं 1835 में वो बनकर तैयार होता है और आता है, और इसका सारा क्रेडिट मिल जाता है लॉर्ड मेटकॉफ के समय, क्योंकि लॉर्ड मेटकॉफ के समय ये प्रेस अधिनियम बनकर तैयार होता है और आता है, जबकि उसमें मुख्य योगदान था बेंटिंग का। तो इसीलिए लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। उसके बाद अगले गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, और इनका कार्यकाल होता है 1836 से 40 तक। तो इस समय के यहाँ से लेके जो भी 1848 तक के गवर्नर जनरल होते हैं उन पे सुधार और विकास के कार्य पर ही उनका ज्यादा जोर था। तो इनका क्या क्या होता है, तो इनका एक बहुत बड़ी इनसे गलती होती है कि अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करते हैं। शाह शुजा वहाँ के जो शासक होते हैं अफगानिस्तान के, तो उसको वो हटाने के पीछे पड़ जाते हैं और इसके लिए सिखों की सहायता लेते हैं, और 1839 में प्रथम अफगान युद्ध शुरू हो जाता है। तो इस कार्रवाई को मूर्खतापूर्ण कार्रवाई कहा है एंगस ने, कि अफगानिस्तान में अंग्रेजों ने जानबूझकर जो है सो एक हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, और ये एक मूर्खतापूर्ण कार्रवाई थी, और इसी का नतीजा है कि इनके ऊपर एक मूर्ख होने का ठप्पा भी लग जाता है, क्योंकि पीछे के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग और लॉर्ड मेटकॉफ, तो उनका सुधार का काम चल रहा था, शांति से सारा कुछ भारत में चल रहा था, कहीं कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, जनता भी खुश थी और कंपनी का व्यापार भी बढ़ रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में ये आते हैं और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर देते हैं, तो इसको एक मूर्खतापूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जाता है और इन्हें एक मूर्ख का ठप्पा लगता है इनके ऊपर में। और कौन कौन से काम थे इनके, तो बाकी सारे काम इनके ठीक ठाक थे, लेकिन वो अफगानिस्तान का जो मामला था उसमें इन्होंने एक बड़ी गलती की थी। शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया जाता है, इन्हीं के समय में होता है। फिर एक ब्लैक एक्ट आता है। अब देखिए, ये भी सुधार के कामों पर इनको लग जाता है कि अफगानिस्तान में हमसे गलती हुई है, तो उस गलती के बाद ही ये अपने में सुधार करते हैं और कई सारे फिर सुधार के काम और विकास के काम करते हैं। तो वो कौन कौन से है, तो ब्लैक एक्ट लेके आता है जिसमें गोरे और काले का जो भेदभाव होता था उसको समाप्त किया गया। फिर भारतीय विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने की व्यवस्था की गई, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई। बहुत सारे जो गरीब तबके से लोग आते हैं, वैसे छात्र जिन्हें की सुविधा नहीं होती है, तो वैसे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। और ये छात्रवृत्ति की जो परंपरा है उसी के इन्हीं के समय से शुरू हुई, जो कि आज भी हमारी सरकार एक नीति के रूप में लेकर चलती है और हर जगह छात्रवृत्ति के प्रावधान किए जाते हैं। और कौन कौन से इन्होंने उपाय किए, तो वो देखिए, तीर्थ कर पहले एक लगता था, उसको समाप्त किया गया, और बंगाल में खास करके दुर्गा पूजा के ऊपर में एक टैक्स लगता था, तो उस टैक्स को इन्होंने खत्म किया। सिंचाई की व्यवस्था इन्होंने शुरू करवाई। इसके लिए क्या किया, तो नहर खुदवाने का काम शुरू किया। हालांकि जो इन्होंने नहर खुदवाने का काम शुरू किया वो बाद में जाकर डलहौजी के समय बनकर तैयार होता है और उसका श्रेय मिल जाता है। अभी के समय में भी आप देखते होंगे कि सरकार, जो नई सरकार आती है तो पीछे की सरकारों के द्वारा किए गए काम होते हैं, और नई सरकार आती है तो उसका उद्घाटन करती है, उसका फीता काटा जाता है, तो उसका क्रेडिट नई सरकार को मिलता है। तो ठीक ऐसी यहाँ भी वैसी ही बात है कि पीछे का जैसे विलियम बेंटिंग का किया हुआ काम का श्रेय किसको मिल जाता है, लॉर्ड मेटकॉफ को मिलता है। वैसा ही ऑकलैंड के किए गए काम का श्रेय डलहौजी को मिल जाता है। इनके समय में वही मैकाले तो शिक्षा पर वो काम कर ही रहे थे, तो उनका जो सुझाव होता है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रादेशिक भाषा को माध्यम बनाने की बात की जाती है, और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए इंग्लिश को माध्यम बनाने की बात की जाती है।
इनके जाने के बाद अगले गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड एलनबरो। इनका कार्यकाल होता है 1842 से लेकर 1844। मात्र 2 साल के लिए ये रहते हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं। पहला क्या है कि फर्स्ट अफगान वार को समाप्त करते हैं। जैसे ऑकलैंड के समय में जो अफगानिस्तान के साथ एक विवाद चलता चला आ रहा था, वो छिटपुट रूप से वो विवाद खत्म नहीं हुआ था, तो ये आते साथ ही उस अफगान वार को खत्म करते हैं। साम्राज्यवादी नीति के तहत सिंध का विजय किया जाता है। एक्चुअली सिंध पर आधिपत्य स्थापित करने का मुख्य कारण क्या था कि सिंध को एक बफर राज्य के रूप में देखा जाता है और इनको डर होता है कि फ्रांसीसी सिंध के रास्ते से हमला कर सकते हैं, फ्रांसीसी या रूस। तो सिंध एक कमजोर कड़ी थी। तो वैसी स्थिति में जब डर लगता है, क्योंकि सिंध के शासक जो थे वो कमजोर शासक थे, तो अंग्रेजों को ये लगता है कि रूस या फ्रांस उस सिंध के रास्ते से आक्रमण कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में ही सिंध पर आक्रमण करके उसको मिला लिया जाता है और इसका श्रेय जाता है चार्ल्स नेपियर को। एक और इनकी जो साम्राज्यवादी जो नीति थी, जिसके तहत ग्वालियर में इन्होंने हस्तक्षेप किया था और वो जबरदस्ती शामिल कर लिया था। ग्वालियर में क्या हुआ था कि दौलत राव सिंधिया की मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी थी ताराबाई, जो कि शासन वही कर रही थी, शासन का सारा कार्यभार वही देख रही थी। तो इसको ग्वालियर को जबरदस्ती अंग्रेजों ने शामिल कर लिया। उसके पीछे का तर्क ये दिया कि इनका कोई संतान नहीं, ताराबाई निसंतान थी, तो वैसी स्थिति में ग्वालियर को मिला लिया जाता है। और इनका जो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, वो है कि दास प्रथा का अंत इन्होंने किया। तो दास प्रथा को खत्म करने का प्रयास कई गवर्नर जनरल ने किया है, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी प्रयास किया था, फिर विलियम बेंटिंग ने भी प्रयास किया, लेकिन अंतिम रूप से इसे कानून का रूप देकर और पूरी तरीके से खत्म किया लॉर्ड एलनबरो ने। अब अगले गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। इनका कार्यकाल होता है 1844 से लेकर 1848 तक। इनका क्या काम होता है वो देख लीजिए। इन्हीं के समय में एंग्लो सिख वार शुरू होता है। पहली लड़ाई जो होती है सिख और अंग्रेजों के बीच में, इन्हीं के समय में लड़ी जाती है। एक नरबली प्रथा, पहले भी हम लोगों ने देखा कि विलियम बेंटिंग ने नरबली को दूर करने का प्रयास किया था। तो नरबली को पूरी तरीके से, ये खोंड एक जनजाति है, तो उसमें नरबली की प्रथा चली आ रही थी। इस कुप्रथा को समाप्त किया इन्होंने और उसके लिए एक कैंपबेल नामक व्यक्ति होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है नरबली को खत्म करने के लिए, और इसको खत्म कर दिया जाता है। इन्होंने प्रावधान किया, वही उच्च पद पर हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी अनिवार्य किया गया। इनके समय में एक विद्रोह होता है सूरत में, जिसे नमक कर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसमें विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि नमक पर जो कर लगते थे उसको बहुत ज्यादा माना गया, तो एक विद्रोह हो जाता है सूरत में। और अंततः क्या किया जाता है, जो टैक्स की जो दर होती है, रेट होती है, उसको घटाकर आधा कर दिया जाता है और इस तरीके से विद्रोह समाप्त हो जाता है। अब आते हैं अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत के जो कुछ गिने चुने गवर्नर जनरल हुए, उनमें से इनका सबसे आगे नाम होता है। जैसे बेलेस्ली हो गए, डलहौजी हो गए, कॉर्नवालिस हो गए, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये कुछ ऐसे गवर्नर जनरल हुए। या लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनका एक अपना अलग स्थान है। तो लॉर्ड डलहौजी भी उन्हीं में से एक है। ये सबसे कम उम्र में गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति थे। स्कॉटलैंड के राजकीय परिवार से आते थे और 36 साल की उम्र में ये गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके पीछे हम लोगों ने बेलेस्ली को भी देखा। वहां पे हमने एक आपको उम्र के बारे में गलत जानकारी हमने दी थी कि वो 36 साल की उम्र में उन्हें भी बतलाया था, तो एक्चुअली उनकी उम्र होती है 38 साल।
और इनकी उम्र होती है 36 साल। सबसे कम उम्र में गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति होते हैं लॉर्ड डलहौजी, 36 साल की उम्र में ये बनते हैं। और बेलेजली जो है वो 38 साल की उम्र में बनते हैं। तो इसको आप देखकर सुधार कर लीजिएगा। इनकी नीति जो होती है वो बिल्कुल हस्तक्षेप वाली नीति होती है और भारत के सभी राज्यों को ये ब्रिटिश राज के अंतर्गत शामिल कर लेना चाहते हैं और इसके लिए एक नीति लेकर आते हैं। व्यपगत का सिद्धांत या हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो उस हड़प नीति के अंतर्गत भारत के कई राज्यों को मिलाया गया, अलग अलग कारणों से मिलाया गया। कहीं सबसे बड़ा कारण जो बतलाया गया वो थी गोद प्रथा को रोक लगा दिया गया, गोद प्रथा पे रोक लगाया गया। इसके अतिरिक्त जैसे अवध को मिलाया गया था कुशासन के आरोप में, उसी तरीके से सिक्किम को मिलाया गया था 1850 में। और सिक्किम को मिलाने का तर्क बड़ा अजीब था कि दुर्व्यवहार का इन्होंने आरोप लगाया कि वहां के राजा और शासक जो हैं वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो उसका आरोप लगाकर सिक्किम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसके बाद इनके समय में वही थर्ड एंग्लो सिख वार होता है और पंजाब को 1852 में पूरी तरीके से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। 1852 में ही एक और युद्ध होता है बर्मा के साथ में, जिसे दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसमें लोअर बर्मा और पीगू का विलय अंग्रेजी राज्य में हो जाता है, अर्थात ब्रिटिश इंडिया में होता है। इनके समय में एक कमिटी गठित की गई थी जिसे इमाम कमीशन या इमाम कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इस कमिटी का क्या काम था कि वैसी जमीन जो कि जिस पर कोई राजस्व नहीं दिया जाता है, तो वैसी जमीन को पता करके उसको ब्रिटिश राज में शामिल कर लेना होता था कि उन पर सरकार का कब्जा हो जाता था। तो ये असल में वैसी जमीनें थी जो मुख्यतः जागीर के रूप में राजे राजवाड़ों के द्वारा दिए जाते थे। पहले के जमाने में होता था कि राजा अगर किसी से बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे तो उसको कहते थे कि जाओ भाई ले लो, तुम 5 बीघा जमीन ले लो, किसी को 50 बीघा दे दिया, किसी को 100 बीघा दे दिया। लेकिन उसका जब दे दिया जाता था कि आप इसको ले लीजिए और आप इस पर खेती बाड़ी करके जीवन यापन करिए, अपना परिवार चलाइए खुश होकर, तो उसका तो कोई कागज पत्तर दिया नहीं जाता था, लिखा पढ़ी तो होती नहीं थी। तो वैसी जमीनों का कोई राजस्व भी नहीं दिया जाता था। तो वैसी जमीनों को हड़पने के लिए अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए इन्होंने एक इमाम कमीशन गठित किया। तो इसको आप समझ लीजिए, क्लियर हो गया होगा। तो इनाम कमीशन किस लिए गठित किया गया था? तो वही गैर राजस्व भूमि की पहचान कर उसको सरकार के अंतर्गत लाना। उसके बाद व्यपगत का सिद्धांत तो हम लोगों ने देख ही लिया है। 1854 में बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। हमने बतलाया था कि प्रावधान किया जाता है 1853 ईस्वी में कि भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में बंगाल का काम काज कौन देखेगा? क्योंकि पहले तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे वही बंगाल के गवर्नर भी होते थे। तो उस काम को देखने के लिए एक अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को कि वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में आज के समय में होता है या पांडिचेरी में होता है। केंद्र शासित जो भी राज्य हैं वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो वैसे ही बंगाल में नियुक्त किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर पहली बार 1854 में। और उसके बाद फिर पंजाब में नियुक्त किया जाता है, जिसको कि हम लोगों ने देखा है दूसरा राज्य होता है पंजाब, जहां पर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। इनके समय में बहुत सारे काम हुए थे। डलहौजी के समय में बहुत साम्राज्य विस्तार का काम, सुधार के बहुत सारे काम हुए थे, विकास के बहुत सारे काम हुए थे। तो वो हम देख लेते हैं। सेना के क्षेत्र में सैन्य दृष्टि से क्या सुधार किए गए थे?
तो तोप खाने का मुख्यालय पहले कलकत्ता होता था, उसे स्थानांतरित कर मेरठ कर दिया जाता है। और सेना मुख्यालय भी कलकत्ता होता है, उसको बदलकर शिमला कर दिया जाता है। और शिमला उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी। उसके बाद 1853 में भारतीय भाषा में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या किया, तो भारतीय भाषा में शिक्षा देने की बात की जाती है। और 1854 में एक वुड डिस्पैच आता है, और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि डलहौजी के समय में ही आया था। और इसमें क्या प्रावधान होते हैं, तो इसमें बतलाया जाता है कि नर्सरी से लेकर पीजी तक, अर्थात नीचे से लेकर ऊपर तक की उच्च शिक्षा तक का प्रावधान इसमें बतलाया जाता है कि उसका तरीका क्या होगा, उसकी भाषा क्या होगी, किस प्रकार से शिक्षा दिया जाएगा। तो वो पूरा विस्तार से बतलाया जाता है, डिटेल में बतलाया जाता है। तो मुख्य इसके जो पॉइंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देसी भाषा का विकास करना है, ग्रामीण स्तर पर स्कूल खोले जाने की बात होती है, और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, ये भी बतलाया जाता है। जिला में एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही इनके समय में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, आधारशिला किन्होंने रखा था, विलियम बेंटिंग ने रखा था। अब रुड़की कॉलेज बनकर तैयार हो गया और इनके समय में वो शुरू हो गया, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। पहले एक अधोमुखी शिक्षा का सिद्धांत चला आ रहा था, उस चीज को समाप्त कर दिया गया था। तो अधोमुखी शिक्षा का सिद्धांत क्या है कि उच्च शिक्षा जो है वो उच्च वर्ग में, अर्थात धनी वर्ग में सबसे पहले जाए, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे के वर्ग में छन छन कर पहुंचता है, और इस तरीके से शिक्षा का प्रसार होता है। तो ये नीति अपनाकर शिक्षा के सिस्टम चलाए जा रहे थे, एजुकेशन सिस्टम चलाया जा रहा था। उस चीज को समाप्त करके इन्होंने ये ऐसी व्यवस्था की कि नहीं, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का बराबरी का मौका मिले, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अवसर या मौका मिले। रेलवे का जनक इनको कहा जाता है। 1853 में शुरुआत होती है। हालांकि यहाँ भी देखिए, हार्डिंग ने रेलवे का लाइन बिछाने का प्रस्ताव उन्हीं के समय में आया था, और काम धाम उन्हीं के समय में शुरू हुआ था। लेकिन डलहौजी के समय में 1853 में पहली रेल चलती है, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की लंबाई होती है। ये जो रेल जो बनाई जाती है वो एक ग्रेट पेनिनसुएला कंपनी होती है, वो निर्माण करती है। और इसका जो इंजन होता है उसका नाम दिया जाता है फेरी क्वीन। उनमें 3 अलग अलग उनके नाम होते हैं, सुल्तान, साहिबा, सिंह, ये सब नाम दिए जाते हैं इंजन को। और कलकत्ता से रानीगंज तक 1854 में दूसरी रेलगाड़ी चलाई जाती है भारत की। इसके बाद और भी सुधार के काम इन्होंने किए थे, विकास के काम कहना चाहिए रेलवे। अब जो है विद्युत तार सेवा शुरू की जाती है, अर्थात कि टेलीफोन सेवा और डाक तार की सेवा शुरू की गई इन्हीं के समय में। और पहला जो डाक तार सेवा शुरू हुई थी वो कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू हुई थी, और डाक टिकट जारी किया गया था, जो कि 2 पैसे उस जमाने में 2 पैसे देकर, 2 पैसे का टिकट साट कर आप कहीं भी पत्र व्यवहार पूरे भारत के अंदर आप कर सकते हैं, समाचार पहुंचा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया जाता है। इसके बाद इन्होंने एक PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, और इसके अंतर्गत विकास के कई काम हुए थे, जैसे नहर खुदवाना, सड़क बनवाना, या इस तरीके के जो भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो काम करती थी। अब इसी के अंतर्गत जो कुछ काम हुआ था, जैसे गंगा नहर की खुदाई हुई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, अर्थात शेरशाह सूरी रोड जो है, उसका विकास किया गया था, उसको और भी बढ़िया तरीके से बनाया गया था इनके समय में। इन्हीं के समय में सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा का
प्रावधान किया जाता है 1853 में, और भारतीयों को भी उसमें शामिल होने का मौका दिया जाता है, मौके की शुरुआत की जाती है। उसके बाद एक और सामाजिक सुधार के रूप में कहें तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उन्हीं की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है 1856 ईस्वी में। और आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम किया जाता है कि भारत के जो भी बंदरगाह होते हैं उनको विदेशी व्यापार के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डलहौजी के समय में बहुत सारे काम हुए, विकास के भी काम हुए। इनके समय में साम्राज्य का भी बहुत बड़े पैमाने पे विस्तार हुआ। लगभग सभी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, हाँ, खत्म करने से पहले इनका जो कार्यकाल होता है 1854 में खत्म हो जाता है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं, और 1857 की क्रांति उन्हीं के समय में होती है। तो वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और पहले वायसराय होते हैं। 1858 में क्या होता है कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग कैनिंग के बारे